हेलो बच्चों। जैसा लास्ट डे हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग बात करने वाले थे, जिसमें पहला हम लोग देखे थे लास्ट डे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंट टाइप्स अभी और भी है जो कि हम लोगों को देखना है। तो नेक्स्ट वन इज मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड वन मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम एक्टिव रहेंगे, यानी मेन मेमोरी में रहेंगे। मतलब इसका ये भी हो सकता है कि ये मल्टी यूजर सिस्टम को सपोर्ट करेगा, है ना। मतलब एक साथ एक से ज्यादा यूजर सिस्टम से जुड़े हुए रहेंगे और इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है कि एक से ज्यादा प्रोग्राम हमारे मेन मेमोरी में एक्टिव रहेंगे। अब सिस्टम उसको किसी प्रोसीजर से, किसी मेथड से उन सब का एग्जीक्यूशन करेगा वन बाय वन। उसका अलग अलग टेक्निक होगा, है ना, जिसको कि हम लोग शेड्यूलिंग कहते हैं, है ना। शेड्यूल करना, जैसे शेड्यूल करने से हमारा क्या मतलब होता है कि भाई अगर हम किसी का शेड्यूल पूछें कि भाई आज का तुम्हारा क्या शेड्यूल है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसका रूटीन, आज का टाइम टेबल क्या है, कब किस समय वो कौन सा काम परफॉर्म करेगा, इसके बारे में जानकारी अगर लेना है तो हम लोग उसको शेड्यूलिंग वर्ड यूज करते हैं, शेड्यूलिंग शब्द यूज करते हैं। तो सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक होता है जिसके आधार पर सीपीयू जो है अलग अलग प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन करता है। वो डिफरेंट टेक्निक्स होता है, जैसे कि कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, कोई राउंड रॉबिन होता है, कोई टाइम शेयरिंग होता है। तो वो सब एक अलग अलग टेक्निक्स है जो कि शेड्यूलिंग टेक्निक्स में हो सकता है तुम लोगों को पढ़ना हो। तो अभी के समय में मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का अर्थ यह है कि मल्टीपल यूजर को ये सपोर्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसका मतलब ये हुआ कि एट द सेम टाइम एक से ज्यादा प्रोग्राम हमारे मेन मेमोरी में एक्टिव रहेंगे और सीपीयू उनका वन बाय वन एग्जीक्यूशन करेगा। तो ये मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए खास बात हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर वही नाम से कोरिलेट कर लिया जाए। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा कि सीपीयू का जो टाइम है वो शेयर किया जाएगा अमंग द प्रोसेसेस। मतलब एक से ज्यादा प्रोसेस अगर हमारे मेन मेमोरी में एक्टिव हैं एट द सेम टाइम, तो हर एक प्रोसेस को, हर एक टास्क को एक निश्चित स्लॉट ऑफ टाइम प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको कि हम लोग टाइम स्लाइस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वो अलग अलग हो सकता है कि सभी टास्क्स को इक्वल अमाउंट ऑफ स्लॉट दे दिया जाए, ये भी संभव है, या फिर टास्क के इंपॉर्टेंस के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से उसको टाइम स्लॉट प्रोवाइड किया जाए, ये भी संभव है। तो होता क्या है कि इसमें एक साइकिल के रूप में हर एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होगा फॉर द अमाउंट ऑफ टाइम इट इज बीइंग गिवन टू इट। ठीक है, जितना टाइम स्लॉट किसी प्रोसेस को दिया हुआ है उतना टाइम उसका एग्जीक्यूशन होगा, सीपीयू उसके पास रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही टाइम का स्लॉट उसके लिए ओवर होगा, वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा और सीपीयू अलॉट हो जाएगा दूसरे प्रोसेस को। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी देखो यहां हो सकता है, या तो टाइम स्लॉट उसका पूरा हो जाए, जितना टाइम मिला है और उसका एग्जीक्यूशन खत्म ना हुआ हो, या फिर ऐसा भी संभव है कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो रहा है और उसको रिक्वायरमेंट है किसी इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन का,
तो भी उसको वेट करना पड़ेगा इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर आउटपुट डिवाइस पर वो डेटा डिस्प्ले करेगा या प्रिंट करेगा, उसके लिए वो वेट करेगा उतनी देर, तो वो वेट तब भी वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। तो यहां पर मुख्य बात यह है कि ध्यान क्या रखना है टाइम शेयरिंग में, कि मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, सबको अलग अलग टाइम सिमिलर टाइम स्लॉट भी मिल सकता है, वेटेज के हिसाब से भी मिल सकता है, तो सबको टाइम स्लाइस प्रोवाइड कर दिया गया। कोई प्रोसेस अगर सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका एग्जीक्यूशन जितना उसको स्लॉट अवेलेबल है उतना देर के लिए होगा। अगर उसका कंप्लीशन उस दौरान हो गया, प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो जैसे ही उसका टाइम स्लॉट ओवर होगा वो सीपीयू नेक्स्ट प्रोसेस में स्विच कर जाएगा, ये चला जाएगा वेटिंग स्टेट में। ठीक है, तो ये साइकिल चलता रहेगा जब तक कि प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट न हो जाए। तो टाइम शेयरिंग में यही चीज है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा भाई, तो इसमें जो टास्क्स हैं, सीपीयू को जो टास्क अलॉट किए हुए हैं, दिए हुए हैं, या फिर जो जॉब असाइन किया हुआ है, उसको वो एक फिक्स्ड डेडलाइन के अंदर उसको कंप्लीट करना होता है। एक फिक्स्ड डेडलाइन का कहने का मतलब एक टाइम लिमिट दे दिया गया होगा, उसको दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान उस जॉब को कंप्लीट कर लेना है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में यही खास बात है कि इसमें एक फिक्स्ड डेडलाइन के अंदर जॉब को कंप्लीट करना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और सिस्टम परफॉर्मेंस जो है इसी आधार पर मापा जाता है कि जो उसका परफॉर्मेंस है वो इसी आधार पर हम लोग मापते हैं कि उसका क्षमता क्या है कि किसी जॉब को विद इन गिवन डेडलाइन वो कंप्लीट कर रहा है। तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात हो गया। नेक्स्ट हम लोग फिर आते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सक्षम है, कैपेबल है एक से ज्यादा प्रोसेसर से काम कराने में। इसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर होता है, ठीक है, जिसमें कि या तो किसी जॉब के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग प्रोसेसर में डिवाइड कर दिया जाता है कि भाई वो प्रोसेसर उसका वो पार्ट कंप्लीट करेगा, वो प्रोसेसर उसका दूसरा पार्ट कंप्लीट करेगा, इस तरह से। या फिर मल्टीपल जॉब्स को डिफरेंट प्रोसेसर्स को असाइन कर दिया जाता है, जिससे कि जो एफिशिएंसी है सिस्टम का वो काफी बढ़ जाता है। विद इन गिवन टाइम वो ज्यादा काम करने में सक्षम होता है। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीज हो गया कि एक साथ एक से ज्यादा प्रोसेसर पर काम होता है जॉब्स का। नेक्स्ट फिर हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब यहां पर ये जो है अपने वर्कलोड को शेयर करता है अमंग मल्टीपल सर्वर्स, जो कि मल्टीपल लोकेशंस पर भी हो सकता है, अलग अलग लोकेशंस पर। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में यही खास बात है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में या इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया जाता है जो अपने काम के लोड को मल्टीपल सर्वर्स के अलॉन्ग शेयर करता है। ठीक है, इसमें सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर नहीं होता है, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, जिसमें कि मल्टीपल सर्वर्स जो हैं, जो कि हो सकता है डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर हो, उसके अलॉन्ग जो है ये अपने कामों को पूरा करता है। तो नेक्स्ट और इसका लास्ट है इंटरएक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरएक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो इंटरएक्टिव होते हैं नेचर में। ठीक है, जनरली ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को, जिससे कि आसानी से यूजर समझ सके
कि उनको करना क्या होता है। जैसे कि मान लो विंडोज़ वगैरह है, एंड्रॉयड है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है, जिसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू यूज़र को प्रोवाइड किया जाता है सारा चीज़, और उस इन्वायरमेंट में यूज़र जो है अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, एग्जीक्यूशन इनका कराते हैं। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुमको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूछा जाता है एग्जाम में, या फिर इनमें से किसी कुछ का डिस्क्रिप्शन करने के लिए कह दिया जाए, ये भी आता है क्वेश्चंस कि भाई टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हो, या मल्टी प्रोसेसिंग से क्या समझते हो, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या डिफरेंस है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अगर देखा जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। चलो इस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है। सुनने में ये दोनों एक जैसा लगता है, लेकिन इनका जो एग्जीक्यूशन का तरीका है वो स्लाइटली थोड़ा सा अलग है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम तुमको क्या कहें, ये भी मल्टीपल यूजर को सपोर्ट कर रहा है, मल्टी प्रोसेसिंग भी मल्टीपल यूजर को सपोर्ट करता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में भी एक से ज्यादा प्रोग्राम एक्टिव रहते हैं मेन मेमोरी में, मल्टी प्रोसेसिंग में भी रहते हैं। तब दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? तो जो मुख्य अंतर दोनों में है कि देखो, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि भले एक से ज्यादा प्रोग्राम हमारा मेन मेमोरी में है एट अ टाइम, लेकिन एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में कोई एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, या कोई अगर एक बड़ा प्रोसेस है तो उसका कोई एक ही पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा होता है मल्टी प्रोग्रामिंग में। मतलब कहने का कि सीपीयू किसी एक पार्टिकुलर जॉब को ही अलॉट होता है एक समय में, जबकि मल्टी प्रोसेसिंग में एट द सेम टाइम, एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम में मल्टीपल प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं। एक ही समय में एक से ज्यादा प्रोसेसेस या प्रोग्राम, कोई बड़ा प्रोसेस है तो उसका एक से ज्यादा पार्ट एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रहा होता है साइमल्टेनियसली। तो ये मुख्य अंतर है दोनों में, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग में, जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातें हो गई ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स के बारे में। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। जैसा हम कहे थे कि ये अलग अलग तरह का होता है, 4 कैटेगरी हम बताए थे। ऑपरेटिंग सिस्टम था, लैंग्वेज प्रोसेसर था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर था, और फिर डिवाइस ड्राइवर्स था। तो नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स में। लैंग्वेज प्रोसेसर्स, तो लैंग्वेज प्रोसेसर का काम क्या होगा भाई? तो लैंग्वेज को प्रोसेस करना। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग का आवश्यकता क्यों पड़ता है, जरूरत क्यों पड़ता है। तो क्योंकि 2 अलग अलग तरह के माध्यम या मीडियम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक ह्यूमन बीइंग है, यूजर है, हम लोग हैं, और दूसरा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर। हम लोग जो अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा है उसको समझते हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, कोई अदर भाषा भी कोई समझता है, जैसे मान लो चाइनीज है, फ्रेंच है, कुछ और अलग। और कंप्यूटर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो ये केवल बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, मतलब लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, यही भाषा वो समझता है। तो सवाल ये उठता है कि हम लोग दोनों अलग अलग भाषाओं को समझ रहे हैं तो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, एक दूसरे को अपनी बात कैसे समझाएंगे। इसको जैसे हम पहले भी उदाहरण लिए थे कि अगर मान लो हम लोग किसी दूसरे देश में चले जाएं, सपोज करो कि हम लोग चाइना चले गए, सपोज करो कि हम लोग श्रीलंका चले गए बगल में, तो श्रीलंका में जो भाषा बोली जाती है वो हमारे देश की भाषा से अलग है, ठीक है। शायद वहाँ सिंगली भाषा बोली जाती है, हम लोग यहाँ पर प्राय उत्तर भारत में हम लोग हिंदी का उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो हम लोग उनकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे, वो जो कहेंगे, और वो हो सकता है हमारी भाषा को नहीं समझ पाए।
एक दूसरे से हम लोग कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कैसे हम अपनी भाषाओं को उनको समझाएंगे या उनकी भाषाओं को समझेंगे। तो इसका उपाय एक ये होता है कि भाई एक दुभाषीय की हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है। दुभाषीय कहने का मतलब जिनको दोनों भाषाओं का ज्ञान है, हमारी भाषा का भी, जैसे मान लो अभी एक उदाहरण पे हम हिंदी का बात कर रहे हैं, उसको हिंदी भी आती हो और श्रीलंका की जो भाषा है उसको वो भी आता। तो क्या होगा कि जब हम किसी श्रीलंकन आदमी से कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो हम लोग अगर हिंदी में कोई बात उसको समझाएं, हिंदी में कोई वाक्य बोले, तो वो दुभाषिया क्या करेगा कि इस हिंदी वाक्य को वो वहां की भाषा में बदल करके उसको बताएगा कि भाई ये आदमी ये कह रहे हैं। अब फिर उसके उत्तर में वो कुछ बोलेगा अपनी भाषा में जो कि हम नहीं समझ रहे, लेकिन वो दुभाषिया समझ रहा है। तो वो जो बात कहेगा हमारे रिप्लाई में, वो दुभाषिया उसको सुन करके उसको हिंदी में बदल करके फिर वो हमको समझाएगा कि भाई ये आपके उत्तर के या आपके जवाब के रूप में ये कह रहे हैं। तो सेम यही काम दुभाषिया का है, यहाँ लैंग्वेज प्रोसेसर का है कि क्योंकि हम लोग जो लैंग्वेज समझते हैं कंप्यूटर के टर्म में उसको हम लोग कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस को समझते हैं और कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज या फिर हम ये कहें कि बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर का काम क्या है कि भाई ये दोनों को आपस में बदलना। हाई लेवल लैंग्वेज को वो कन्वर्ट करेगा, बदलेगा लो लेवल लैंग्वेज में, और लो लेवल लैंग्वेज को बदलेगा हाई लेवल लैंग्वेज में। तो ये मेन काम होता है लैंग्वेज प्रोसेसर का। तो अब सवाल उठता है कि भाई क्या लैंग्वेज प्रोसेसर को भी हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं? तो जरूर बांट सकते हैं हम लोग। 3 तरह का प्राय जो लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। एक को हम लोग कहते हैं असेंबलर, एक को कहते हैं इंटरप्रेटर, और एक को हम लोग कहते हैं कंपाइलर। और ये सब का काम वही है कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा हुआ है, जो हम लोग लिखे हैं, उसको लो लेवल लैंग्वेज में बदले और उसका उल्टा। प्रायः इसको हम लोग 2 और नाम से जानते हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है, जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सोर्स कोड, है ना। सोर्स कोड कहलाता है जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। और कंप्यूटर जो कोड समझता है, बाइनरी लैंग्वेज जो समझता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो ये सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड से भी टर्म से तुम्हारा ये मतलब है कि सोर्स कोड हो गया इंस्ट्रक्शंस रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और इन एनी ऑफ वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज सोर्स कोड, एंड ऑब्जेक्ट कोड इज द कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ सोर्स कोड इनटू बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी फॉर्मेट में जो बदल करके कोड हुआ वो उसका ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। तो अब आते हैं इन तीनों के बारे में कि लैंग्वेज प्रोसेसर्स मेरे असेंबलर हैं, इंटरप्रेटर हैं और कंपाइलर हैं। तो इन तीनों का काम क्या क्या है? तो असेंबलर का काम होता है कि जो प्रोग्राम हमारा लिखा हुआ है असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज वो भी मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज होता है, जो एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में ये आया असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, कि मतलब डायरेक्ट मशीन कोड में प्रोग्राम नहीं लिख करके थोड़ा सा इंग्लिश टाइप सेंटेंस यूज करके हम लोग कोडिंग करना स्टार्ट किए प्रीवियस स्टेजेस में, लेकिन वो भी मशीन स्पेसिफिक हुआ करता था, तो वो असेंबली लैंग्वेज कहलाता है। तो असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको ये कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, जिसको कंप्यूटर डायरेक्ट समझ पाता है। ठीक है, तो असेंबलर का ये काम हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम, तो ये एक तरह का ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है कोई इंस्ट्रक्शंस जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन।
उसको ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। जैसे मान लो हम लोग कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई अगर इंटरप्रेटर बेस्ड हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है कि भाई हम लोग प्रोग्राम लिखना जब स्टार्ट किए, इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट किए, तो कोई भी इंस्ट्रक्शन टाइप करके तुम जैसे ही एंटर की प्रेस करोगे वो उसी समय उसको कन्वर्ट करेगा, क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज में। अगर वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है, अगर उसमें कहीं कोई एरर नहीं है, तब तुम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टाइप कर पाओगे। लेकिन अगर वो प्रोग्रामिंग रूल को वायलेट कर रहा है, प्रोग्रामिंग रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तब क्या होगा कि जैसे ही तुम एंटर की प्रेस करोगे तुरंत तुम्हारे पास एरर मैसेज फ्लैश हो जाएगा। फिर तुम जब तक उस एरर को रेक्टिफाई यानी करेक्ट नहीं करोगे, तब तक तुम अगला इंस्ट्रक्शन नहीं लिख पाओगे। तो ये इंटरप्रेटर का तरीका है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन। कंपाइलर भी यही काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का। लेकिन ये क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम को, पूरे सोर्स कोड को एक ही बार रीड करता है, चेक करता है फॉर एरर्स, और जितने भी एरर होते हैं वो कलेक्टिवली तुम्हारे पास एक साथ आ जाता है कि भाई इस लाइन नंबर में ये एरर है, इस लाइन नंबर में ये एरर है, इस लाइन नंबर में ये एरर है। तो ये मेन डिफरेंस है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। ये भी डिफरेंस पूछा जाता है शॉर्ट आंसर में कि भाई क्या डिफरेंस है आपके इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। तो सिमिलैरिटी, ये पहला बात हम कर लें सिमिलैरिटी का। सिमिलैरिटी ये कि ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो डिसिमिलैरिटी क्या कि इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ इन वन गो कह सकते हैं। एक और इसी आधार पर तुम अंतर दोनों में समझ सकते हो कि क्योंकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन उसको कन्वर्ट कर रहा है, तो जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तब तक उसको मेमोरी में रहना जरूरी है इंटरप्रेटर को, ठीक है। जबकि कंपाइलर ये तो एक बार में पूरा कन्वर्ट कर रहा है, इसको पूरा प्रोग्राम चाहिए, पूरा सोर्स कोड चाहिए, तो इसको हमेशा मेमोरी में रहने का जरूरत नहीं है। जब वो कन्वर्ट करने का स्टेप आएगा प्रोग्राम को कंपाइल करने का, तभी ये मेमोरी में आएगा। और जब रेक्टिफाई कर लेंगे हम लोग सारा एरर्स को, या फिर हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो जाए, तब फिर इसको मेमोरी में रहने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। तो ये चलिए बात हो गया हम लोगों का लैंग्वेज प्रोसेसर्स के बारे में। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है भाई? तो हम लोग ये कह सकते हैं यूटिलिटीज जनरली ऐसे उपकरण, चीजें होती हैं जो हमारे लिए मददगार है, हमारे कामों में हमको मदद करते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कुछ वैसा ही चीज है। हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो कि कंप्यूटर को असिस्ट करते हैं, सहायता करते हैं बाय परफॉर्मिंग हाउसकीपिंग टास्क। तो अब सवाल उठता है कि भाई हाउसकीपिंग टास्क से हमारा क्या मतलब है? तो स्कैन करना सिस्टम को, या क्लीन करना, या फिर अरेंज करना इंफॉर्मेशन को, तो ये सारे कामों को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हम एक बार फिर से रिपीट करते रहे हैं कि जनरली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से हमारा मतलब ये होता है जो कंप्यूटर को असिस्ट करते हैं उनके हाउसकीपिंग वर्क्स में, स्कैनिंग, क्लीनिंग, अरेंजिंग द इंफॉर्मेशन, ये सब, ताकि जो हमारा सिस्टम है वो स्मूथली फंक्शन में रहे, सही तरीके से हमारा वो फंक्शन करता। कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम ऐसे भी होते हैं जो हमारे डेटा को बैकअप करने में मदद करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे डेटा को रिकवर करने में मदद करते हैं, ठीक है।
कुछ फाइल को अरेंज या फिर ढूंढने में हमको मदद करते हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा काम है कंप्यूटर सिस्टम का जिनको असिस्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि भाई मोबाइल में भी तुम देखते होगे कि अगर सॉफ्टवेयर या प्ले स्टोर में जाओ तो यूटिलिटी करके तुम्हारा एक कैटेगरी में आता होगा, यूटिलिटी एप्स। तो उसमें जनरली तुमको मिलेंगे रैम क्लीनर, मेमोरी क्लीनर, पीडीएफ रीडर, कैलकुलेटर्स वगैरह या कुछ इस तरह का जो भी है जो तुम्हारे सिस्टम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। तो वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। तो इसमें कुछ खास, कुछ कॉमन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। जनरली वायरस से हम लोग समझते हैं कि भाई जीवाणु, जैसे हम लोगों को फीवर वगैरह आ जाता है तो हम लोग यूज करते हैं कि भाई वायरल फीवर है, वायरस के कारण फीवर आ गया। अभी जो कि बहुत ही कॉमन सा टर्म चल रहा है, जिस कारण से अभी ये ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? तो वो भी एक वायरस के कारण हो रहा है और वो है कोरोना वायरस। तो कंप्यूटर में क्या वायरस ऐसा ही कोई जीवाणु वगैरह है? तो नहीं। कंप्यूटर में जो वायरस टर्म यूज होता है वो किसी जीवाणु वगैरह के लिए नहीं होता है। कंप्यूटर के टर्म में अगर हम वायरस उपयोग करते हैं शब्द, तो इससे हमारा मतलब होता है कि कोई डिफेक्टिव प्रोग्राम, कोई ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर के फंक्शनिंग को हार्म कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, उसके परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कंप्यूटर के टर्म में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई मैलिशियस प्रोग्राम है। तो वायरसेस आर वायरस इन द टर्म ऑफ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी वी कैन से दैट इट इज अ kind of malicious program which harms the functions and performance of the computer system either by replicating itself मतलब वो अपना डुप्लीकेट कॉपी बनाने लगता है खुद ब खुद हमारे कंसर्न के बिना, या फिर कोई और तरीका से कि भाई हमारे फाइल्स वगैरह को करप्ट कर दे, सिस्टम को क्रैश कर दे, या फिर कुछ ऐसा करे जिससे हमारा कंप्यूटर का परफॉर्मेंस जो है वो एबनॉर्मल हो जाए, कंप्यूटर हमारा एबनॉर्मली बिहेव करने लगे, है ना, खुद ब खुद कोई मैसेज अनवांटेड आने लगे सिस्टम स्क्रीन पर, या खुद ब खुद कोई वीडियो प्ले होने लगे बिना हमारे कंसर्न के, बिना हमारे इंस्ट्रक्शन के। तो एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगे हमारा कंप्यूटर, तो ये समझ में आना चाहिए कि भाई वो वायरस अफेक्टेड हो गया है। ठीक है, तो वायरस से हमारा मतलब क्या हो गया कंप्यूटर में, कि ये एक तरह का प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को, कंप्यूटर के बिहेवियर को नुकसान पहुंचाता है ना। किस किस तरह से? तो या तो ये अपना कॉपी जनरेट करता है खुद ब खुद, या फिर ये फाइल्स वगैरह को करप्ट कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो इन सब तरह से। तो अब एंटीवायरस जब हम कह रहे हैं, तो अब इसके नाम से तुमको पता चल जाएगा भाई एंटीवायरस का मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसा प्रोग्राम हो गया, ऐसा सॉफ्टवेयर हो गया जो वायरस से हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। एंटीवायरस प्रोग्राम जब चलता है फिर वो स्कैन करता है पूरे सिस्टम को वायरस के लिए, स्कैनिंग परफॉर्म करता है, ढूंढता है, अगर कोई वायरस उसको मिलता है तो वो उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको डिलीट करता है। बहुत सारे एंटीवायरस प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो हमेशा मेमोरी में प्रेजेंट रहते हैं ड्यूरिंग कंप्यूटर्स रन, मैंने कंप्यूटर जब रन कर रहे हो तब वो मेमोरी में रहेगा ही।
और उस दौरान अगर मान लो नेटवर्क वगैरह से या इंटरनेट वगैरह से अगर हम लोग कनेक्टेड हैं, तो अगर उस दौरान उसको कोई वायरस डिटेक्ट होता है तो वो तुमको तुरंत इन्फॉर्म करता है और उस वायरस को डिस्ट्रॉय करता है। तो एंटीवायरस प्रोग्राम का यही काम हो गया कि इट स्कैन्स द सिस्टम एंड सर्चेस फॉर द वायरस, और अगर इसको वायरस मिलता है तो ये उसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, उसको रिमूव कर देता है। तो अब सवाल उठता है कि कुछ कॉमन टाइप ऑफ वायरस जो कि एंटीवायरस हमारा टैकल कर रहा है, उसके बारे में हम लोग बात कर लें। तो कुछ कॉमन टाइप ऑफ वायरसेस जो कि टैकल किया जा रहा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के द्वारा, वो कौन कौन सा है? तो हम लोग एक कहते हैं बूट वायरस। ये जनरली ऐसा वायरस है जो कि मास्टर बूट रिकॉर्ड को ही अफेक्ट करता है ना। इट अफेक्ट्स ओनली द मास्टर बूट रिकॉर्ड या बूट सेक्टर। तो इससे क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारा जो है वो सक्सेसफुली लोड नहीं होगा मेमोरी में। ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड नहीं होगा तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। दूसरा ये भी इसमें पॉसिबिलिटी हो सकता है कि भाई ये वायरस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मेमोरी में लोड हो जाए और तब डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हमारे मेमोरी में हैं उनको ये नुकसान पहुंचाता हो। तो ये प्रॉब्लम जो है एंटीवायरस उसको टैकल करता है, हटाता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम वायरसेस। अब ये क्या है भाई? तो प्रोग्राम वायरस जो है केवल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स को ही इन्फेक्ट करता है। प्रोग्राम वायरस जो है ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स को अफेक्ट करता है। कहने का मतलब अगर ये एक बार एग्जीक्यूट हुआ तो प्रोग्राम जब मेमोरी में लोड होता है तो ये वायरस के साथ मेमोरी में आ जाता है। वायरस के साथ मेमोरी में जब लोड हो गया तब फिर ये क्या होगा कि जब एक बार ये मेमोरी में लोड हो गया तो वायरस जो है फिर जो दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं या फिर जो डिस्क में प्रेजेंट हैं वो सबको करप्ट कर देता है। हम लोग कह सकते हैं कि उसका कुछ पार्ट या टोटली उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और उसको यूजलेस बना देता है। ठीक है, तो प्रोग्राम वायरस का ये बात हो गया कि इट इन्फेक्ट्स ओनली एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स मतलब जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे ही एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी में आए तो वायरस साथ में आ गया और दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को वो इन्फेक्ट करने लगा। और भी कुछ अलग अलग तरह के वायरसेस हैं जिनको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।